वक्फ बिल को लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इन सबके बीच शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने वक्फ बिल पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू झूठ बोल रहे हैं, जेपीसी से ड्रामा है, हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हमें गिरफ्तार करो। कल्बे जवाद के बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। वक्फ बोर्ड में जो नियमावली है कुछ कमियां हैं। जैसे ये मकान है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कह दें कि ये मकान हमारा है और डीएम के जाके एप्लीकेशन देंगे खाली करा दो, तो कोई सुनवाई नहीं। ये इस नियमावली में संशोधन होने जा रहा है कि डीएम को अधिकार होगा कि वो जब डीएम को एप्लीकेशन देने जाएंगे कि ये हमारी संपत्ति है तो डीएम उसकी जांच कराएगा कि जांच में उनकी संपत्ति है कि नहीं है। अगर है तो उनको दे देगा, नहीं है तो उनकी बात को नहीं मानेगा। ये संशोधन होने जा रहा है। वक्फ के कब्जों को कब्जा फ्री कराने के लिए कानून बनना चाहिए, चाहे वो सरकार ने कब्जा किया हो या लोगों ने कब्जा करा हो। कि आप एक कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर रखिए तो फिर जितने भी मठ हैं, शिवायत हैं, फिर आप वहाँ पे जितने भी ट्रस्ट हैं या बड़े ट्रस्ट आप बनाते हैं तो आप ऐड कीजिए ना सबको। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हाँ ये एक कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर बनेगा, ये इसमें हम नॉन मुस्लिम्स यहाँ भी लाएंगे तो मुस्लिम्स को वहाँ भी ले जाएंगे। और ऐसे में बड़े सवाल, जेपीसी पर उठाए सवाल, वक्फ बिल पर घमासान, फिर देश बांटने वाली बात, वक्फ बिल पर बिछी सियासी बिसात। वक्फ बिल को बताया प्रोपेगेंडा, बिल का विरोध सियासी एजेंडा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आलोक वत्सी, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता एसपी, आचार्य एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का दो टूक में स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी, जिस तरीके से जेपीसी का गठन हुआ है, हालांकि कुछ संशोधन की बात कही जा रही है जिसे जरूरी भी बताया जा रहा है, तो ऐसे में जवाद साहब कह रहे हैं कि सब कुछ झूठ है और उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही। वक्फ के लिए गलत प्रोपेगेंडा और ड्रामा जेपीसी को बताया। सवाल इस बात को लेकर है, वक्फ के हिसाब से हर बार संशोधन हुआ है कुछ ना कुछ, किन्हीं न किन्हीं चीजों में, तो ऐसे में गलत क्या है? देखिए, वक्फ संशोधन बिल भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पेश किया और जो कमियां थी, खामियां थी वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जे को लेकर के या बोर्डों के करप्शन को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट ये चाहती है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो खुर्द-बुर्द ना हो और उसका सही रख रखाव हो। इसके पेश नज़र वक्फ संशोधन बिल लाया गया। अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और वो जैसे और जो तंजीमें हैं वो लोग इसके खिलाफ उठ खड़े हुए और पूरे देश में QR कोड जारी करके एक लॉबिंग की गई और कि इसका विरोध किया जाए, इसका ये किया जाए, वो किया जाए। बहुत सारी बातें हो रही हैं और मस्जिद के इमामों को भी इसमें लगाया गया कि आप वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ जो है वो तकरीरें करें। खैर, हमने तो काफ़ी कंट्रोल किया और हमने सीधे सीधे ये बताया कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड 70% सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता है। वो एक खास मकतब फिक्र की नुमाइंदगी करता है, तो एक खास मकतब फिक्र के ही लोग जो है उसका विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल जो है वो इस वक्त की ज़रूरत है। और ये 1922, 1923, फिर 1952, इस तरीके से फिर 1961, इन तमाम औकात में, तमाम सालों में ये वक्फ में संशोधन लेकिन होता संशोधन होता रहा। वो एक चीज मौलाना साहब, वो संशोधन उसको और ताकत देने के लिए होता रहा, ये भी मानते हैं आप? देखिए, इस्लाहात जब ज़रूरतें होती हैं, हालात के तकाजे और ज़माने बदलते हैं, ज़रूरतें इंसान की बदलती हैं, तो उस हिसाब से संशोधन होता है। पहले ऊंट और खच्चर की लोग सवारी करते थे, रोड नहीं हुआ करते थे, फिर उसके बाद में ट्रेनों का सिलसिला हो गया, अब प्लेन का सिलसिला हो गया, तो ज़रूरतें बदली लोगों की और वसाइल बदले, लोगों की आमदनी और खर्च भी बदले, तो इसी हिसाब से जो है वो तमाम चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इस वक्त की ज़रूरत है
वक्फ में संशोधन किया लेकिन जाए। एच.एस. और रावत उसमें जी, तरमीम और कुछ तब्दील लोगों की को जाए। नागवार गुजर रही है चीजें। हाँ बिल्कुल, उन एक लोगों को मिनट, नागवार मौलाना साहब, गुजरेगी। मौलाना साहब। जी जी, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को मौलाना जरूर साहब, नागवार एच.एस. रावत जी से सवाल है ये। राहुल जी, अच्छा अच्छा। नागवार तो गुजरनी है, गुजरेगी इसलिए कि जिस समय 600 वर्ष तक मुगलों ने और दूसरे आताताइयों ने राज किया, उस समय सारी जमीन उन्हीं की थी। उन्होंने अपना भविष्य का विजन देखते हुए ये जमीनें इनके नाम और इनके बिल बना दिए, और उसमें आग में घी डालने का काम देश आज़ादी के बाद कांग्रेस ने कर दिया। क्योंकि वोटों की राजनीति के लिए इस देश को खंडित करना, देश को बेचना, देश की जमीन को किसी एक पर्टिकुलर एक समुदाय के नाम कर देना, यह अन्याय है देश के साथ में। देश के लिए ठीक नहीं किया। रेलवे की बात समझ में आती है कि रेलवे के पास जमीन है तो उससे हमारा देश का विकास हो रहा है और हमारा यातायात का साधन आसान हो रहा है। आर्मी के पास जमीन है, सबसे ज्यादा समझ आती है देश की सुरक्षा और वहां पर अम्नेशन रखने, हथियार रखने आर्मी की जगह की आवश्यकता है। वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। आपके पास मस्जिदें हैं, आप मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं और मस्जिदें ले सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो ये जो जमीन दी गई है इसका मुझे कोई औचित्य नजर आता नहीं है। ये जमीन को सरकार को बिल पास करके इसके नियमों को कंट्रोल करते हुए या तो इसको वापस ले लेना चाहिए, या जो जमीन भूमिहीन जो लोग हैं गरीब, उनको कहीं ना कहीं इसको बांट देना चाहिए। जैसे कि पहले भूमि जो गरीब और दलित लोगों को दी गई थी। तो मुझे नहीं लगता इस जमीन का इनके पास रहने का फायदा है। रहेगी तो करप्शन बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा तो उस पैसे का दुरुपयोग कहीं ना कहीं होगा और इससे देश का नुकसान होने वाला है। इसलिए राजपूत जी, मुझे लगता है ये जो बिल पास करके इस पर चेंजेस करने की जरूरत है। इसमें जो नियम बनाए गए थे इलीगल नियम है, गैर कानूनी नियम है कि भाई आपने उंगली रख दी कि ये जमीन मेरी है। ऐसा कभी हो नहीं सकता और ना किसी कंट्री में इस तरह का कानून है। सरकार को तुरंत इसको खत्म करना चाहिए। धर्मेंद्र सिंह जी, वक्त की नज़ाकत है, वक्त की मांग है, चीजें हो रही हैं। बस हाँ, ये है कि केंद्र में सरकार किसी और की, विपक्ष में आप लोग, मुद्दा कुछ और है। राहुल जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रावत साहब कह रहे थे कि संपत्ति होगी, क्या लॉजिक उन्होंने दिया, संपत्ति होगी और प्रॉपर्टी होगी तो भ्रष्टाचार होगा, तो ये होगा। अरे साहब, आप उंगली एक उठाते चार आप तरफ उठती है। तमाम ऐसी हिंदू धर्म भी तमाम संस्थाएं हैं, तमाम मंदिर हैं, मठ हैं और देखिए श्राइन बोर्ड है, जहाँ बड़ी पैमाने पर संपत्तियां हैं, संपत्ति है। उससे आप ये नहीं कह सकते कि संपत्ति इसलिए भ्रष्टाचार होगा। अरे संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए ही तो चाहे ट्रस्ट है, चाहे वक्फ है, चीजें हैं। सवाल यहाँ पर वक्त को लेकर के समय, देखिए दो तरह चीज होती है। आपने देखा होगा किसानों ने मांग नहीं की थी या किसानों को जो स्टेक होल्डर थे उनसे मतलब नहीं था, किसान बिल लाया गया। ये लगातार सरकार जिसके लिए बिल है, कम से कम उसकी डिमांड या उसकी जरूरतों को ध्यान में रख के बिल लाने के। कानून इस तरह बनता है, कानून किसी को परेशान करने, किसी को उंगली दिखाने या जिसने डिमांड ही नहीं किया उसके लिए बनाने के लिए नहीं होता। कानून इसके लिए होता है कि किसी भी चीज का सरलीकरण हो, समय के साथ डेवलपमेंट हो रहा। ठीक है, पहले बैलगाड़ी पे थे, अब कार पे आ गए। पहले सड़कें 3 मीटर की होती थी, अब 15 मीटर की जरूरत है। तो उसमें संशोधन इस तरह आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ऐसे आपको रात में सपना आता है, आप कोई भी बिल लेकर के आते हैं और उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करते हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से आते हैं, पास हो जाए। कई बार आपने देखा, इस बार तो कई बिलों को आपको वापस लेना पड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कई जगह जेपीसी में भेजना पड़ा। सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ यह है कि सरकार और उनके लोगों की नीयत जो है जमीनों पर है, उनकी कीमती जमीनों पर उनको अपने लोग कैसे कब्जा कर लें, कैसे उनको दिया जा सके। आप अयोध्या का उदाहरण ले लीजिए। अयोध्या में पूरा अधिग्रहण किया गया कि यहाँ खरीद फरोख्त नहीं होगी। अयोध्या में अपने लोग जमीनें भिजवा दी गई, उसके बाद उसका सर्किल रेट बढ़ा दिया गया। अयोध्या में सेना जैसी जमीन का लैंड यूज चेंज करके अपने व्यापारी मित्रों को दिया गया। तो जब आपकी नीयत ऐसी हो जाएगी तो सवाल उठेगा। सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए वक्त में संशोधन हो या किसी भी चीज में, उस कम से कम जिसको लाभान्वित या जिसको लाभहान जिससे जो जुड़ाव है उससे बात करके, उससे बैठ करके उसको संतुष्ट करके, जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं उसको तो जानना चाहिए हमारे लिए आप क्या आलोकवत सिंह, मनमाना क्यों करना चाहते हैं? हिंदू मैरिज एक्ट, ये समय की मांग थी जो कि लोकसभा में आया, फिर दूसरे किसी की बात नहीं, हिंदुओं ने मांग की थी, वो वक्त की जरूरत थी। हिंदू कोड बिल की चर्चा होती रही, वो भी वक्त की मांग थी, वो भी होता रहा। सवाल इस बात को लेकर है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? उनकी वक्त की जमीन है, उसमें संशोधन की क्या जरूरत है? और मजबूत बनाइए ना,
उन्हें और प्रगाढ़ बनाइए ताकि देश की तरक्की में वो योगदान दे। आप लोगों की नजर क्या है उन पर, उनकी वक्फ की जमीन पर? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए राहुल जी, आप कह रहे हैं कि उनको और मजबूत बनाइए, उनको और पावर दीजिए। ये दोनों चीज देने के बाद वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। 1955 के बाद 1965 में, 1967 में, 66 में और 2013 में जिस तरीके का असीमित पावर उनको दिया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसके बाद तो वो बेलगाम हो गए। जिस किसी भी जमीन पर उन्होंने कह दिया कि वक्फ की जमीन है, वो जमीन उनकी हो गई। उसको कोर्ट में भी अब चैलेंज नहीं कर सकते। और आपने देखा भी संजौली में, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि जब वहां के लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाई और मामला थोड़ा उजागर हुआ, लोगों में एकजुटता आई उनके खिलाफ, तो उन्होंने स्वतः तोड़ के हटा दिया और कहा कि जी ये हमने दखल कर लिया था, इसको हम छोड़ रहे हैं। ये दर्शाता है कि उन्होंने दखल की हुई है इस तरीके की जमीनों को। और ये बना था रिलीजियस और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मुसलमानों के मदद करने के लिए, लेकिन ये मठाधीशों का अड्डा हो गया है, करप्शन का अड्डा हो गया है। इनको जितने इनकी दुकानें ये सब ये किराए पर देते हैं, उसकी जो आमदनी आती है उसका मैं समझता हूँ 5% भी शायद ये खर्च करते हो किसी मजलूम मुसलमान, गरीब मुसलमान के ऊपर। ये सब लिपापोती करके हड़प जाते हैं सारी चीजें। और इसी सब को ध्यान में रख के जेपीसी का गठन किया गया है, जिसमें 7-8 मुसलमान के भी नुमाइंदे हैं। सबके साथ मिल बैठ के बात होगी, पूरी डिस्कशन होगी, एक एक चीज का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद उससे निकल के बातें आएंगी, पार्लियामेंट में जाएंगी और उस पर विचार विमर्श होगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या तकलीफ है इनको? ठीक, मुझे समझा दे कि क्या तकलीफ है। अब वो अभी धर्मेंद्र सिंह जी से समझते हैं। कोई अलोकतांत्रिक प्रक्रिया तो अपनाया नहीं गया है, पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये काम हो रहा है। धर्मेंद्र जी से कुछ समझते हैं, लेकिन उससे पहले मौलाना साहब एक चीज क्लियर कर दीजिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, भारत के अलावा और भी कहीं है क्या वक्फ बोर्ड? जब देश आजाद हुआ तो उधर कहाँ है मौलाना साहब? देखिए, वक्फ का इंतजाम हर कंट्री में है, और जिस तरीके से हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की तश्कील है और हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बना हुआ है, तो इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं है, बल्कि उसको मजहबी उमूर का नाम दिया गया है। मजहबी उमूर यानी मजहबी, उसको क्या है, धार्मिक मंत्रालय। हर जगह सऊदी अरब में भी, यूएई में भी मजहबी धार्मिक मंत्रालय है और उसके अधीन ये वक्फ है। और वक्फ का एक कुछ कंट्रियों में, दुबई, शारजा वगैरह में, मस्कत, ओमान वगैरह में, तो वजीर औकाफ यानी वक्फ मिनिस्टर एक अलग होता है। अब यहाँ चूंकि सिस्टम जो है वो एक अलग है, वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड बनाने के बाद में फिर उसका वक्फ का एक वजीर बना दिया, उसमें जो अल्पसंख्यकों के ताल्लुका मामला से जो भी चीजें हैं वो सब उसमें आ जाती हैं। अब देखिए, जो पहला सवाल आपने धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब से किया था, वो बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हैं। उन्होंने जो आप उस पे ना जाइए, मैं देखिए तथ्यों से कुछ तथ्यात्मक चीजें मैं तथ्य बता रहा हूँ, सुनिए, मत जाइए ना उधर। मेरी बात मानिए मौलाना साहब, आप लोग आपस में ही बात करते रहेंगे तो जो आरोप लग रहे हैं वो किसके सही है किसके गलत है ये भी जानना मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने जो बात मुस्लिम बादशाहों का जिक्र किया, तो उस वक्त वक्फ का मामला नहीं था। ये वक्फ का मामला जब आया तो ब्रिटिश के दौर से पहले मैं पढ़ रहा था, उससे पहले भी है कहीं 1947 में बुजुर्गों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ की, वो 1947 के बाद की ज्यादा जमीनें हैं। और 1947 में वो औकाफ हैं, वो जमीनें ज्यादा हैं जो लोग पाकिस्तान चले गए। 1923 तो अंग्रेजों के टाइम पे है। उधर मोहम्मद गौरी का भी जिक्र आता है, उन्होंने मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव को समर्पित कर दिया था, ऐसा भी कुछ है। कई चीजें उसे छोड़ देते हैं ना, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। अभी यथा स्थिति क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा सवाल है मौलाना साहब, वक्फ
का संदर्भ क्या है, जरा ये समझा दीजिए कि किस तरीके से गरीबों का मदद करता है। क्या वाकई गरीबों की मदद हो रही है क्या? जिस लिए वक्फ को बनाया गया है उन मजलूम मुसलमानों को हक मिल रहा है इस वक्फ के जरिए, या जिसको मिला वो तो राजा हो गया, बाकी सब फकीर तो हैं ही? देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी को जो वाकिफ जिसने वक्फ किया उसकी मंशा ये थी कि गरीब, मजलूम, बेकस और बेसहारा मुसलमानों की मदद की जाएगी और बेवाओं की और यतीमों की सरपरस्ती की जाएगी, मस्जिदों और मदरसों का रखरखाव किया जाएगा, उनकी वो तो मैं समझ रहा हूं, क्या ये हो रहा है? मुअज्जिनों की तनख्वाहें दी जाएंगी। ये वक्फ की मंशा थी। और जिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी वक्फ की है उसमें खास तौर पर इन तमाम चीजों को इंडिकेट किया है, बाज़ाब्ता तौर पर लिखा है उन्होंने कि इससे जो होने वाली जो आमदनी है वो इस मद में खर्च की जाएगी। मौलाना साहब देखिए, आप टाइम ज्यादा खींच रहे हैं। हाँ, वो उसी पर आइए, पॉइंट पर आइए। वो ये रहा है कि उस मद में खर्चा नहीं किया जा रहा, बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करके और वक्फ बोर्डों के जो मेंबरान हैं, चेयरमैन हैं और संबंधित अधिकारी हैं, इन लोगों से साठ-गांठ करके वक्फ की प्रॉपर्टियों को बेचा जा रहा है और वो करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। वही चीज है, इसीलिए कुछ लोग मुखर हैं इसे लेकर कि आना भी चाहिए, संशोधन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें खराब भी लग रही है। एच एस रावत जी देखिए, 2 ही 4 चीज जो पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं उसमें है कि सत्यापन होगा और इसके अलावा महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाएगा, मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी, दुरुपयोग को रोका जाना, यही सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल राजपूत जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैंने प्रूफ के साथ बात की थी। पलवल है एक जगह, यहीं पर पलवल डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद से आगे। यहाँ पर मैं एक विजिट के लिए गया था, तो वहां पर पूरी की पूरी एक कॉलोनी है और वो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कॉलोनी बेच दी वहां पर वक्फ बोर्ड वालों ने, और वहां पर 2 स्कूल भी चल रहे हैं और वो स्कूल की जमीन भी बेच दी और उनसे वो सालाना लीज भी दी और साथ में उनसे सालाना पैसा भी लेते हैं। अब वो जो 2 स्कूल वाले थे वो बेचारे परेशान हो गए, उनको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो जब मैं वहां पर गया तो मैंने पूरी कहानी को समझा और वहां पर इतना करप्शन है कि कॉलोनी तो काट दी लोगों ने और वो सारा पैसा की पैसा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वहां पर मेरा 100-150 एकड़ जमीन होगी, वो सारी की सारी वो खा गए उसको। तो अब यहाँ पर कौन से मुसलमान को पैसा मिला, कौन से यतीम को मिला, कौन सी बेवा को मिला, किसको मिला? वो तो बाद में यही होगा कि एच एस रावत जी तैयार नहीं, एच.एस. रावत जी उसकी चिंता ना करे, वो अपने उसको देखे, फिर आएगा कि बीजेपी वाले चिंता ना करे, वो अपना देखे। धर्मेंद्र सिंह जी, ये लॉजिकल बातें हो रही है, क्योंकि एक चीज मैं भी पढ़ रहा हूँ कि 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने एक हिंदू बाहुल गांव को बोल दिया कि भैया ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसे छोड़िए आप। यही चीजें हैं ना जो संशोधन के तहत सत्यापन हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कम से कम जिस वर्ग के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस संस्था के लिए कानून बने उसको विश्वास में लेना जरूरी है और समय की जो मांग उस हिसाब में। अब महत्वपूर्ण ये है, देखिए कह रहे थे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आप अभी अगस्त में देखे होंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वक्फ की रिट वक्फ ने कुछ संपत्तियों को अपना दावा ठोका था, ASI वर्सेज मतलब वक्फ बोर्ड, और हाई कोर्ट ने अहलुवालिया साहब ने उड़ा दिया उसको और डांट अलग से पिलाई। क्या तमिलनाडु में उनके दावा कर देने से उनकी हो गई? नहीं, बात उसकी नहीं है धर्मेंद्र सिंह जी। अब हर कोई लड़ता नजर नहीं आएगा ना कोर्ट में। राहुल जी, दूसरी बात देखिए, ये उसी तरह का मामला है। आपको याद होगा, हम जब कहीं दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो अपनी तरफ भी देखना चाहिए। 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किया था, शायद आपको बेहतर याद होगा या हमारे रावत साहब को याद होगा जरूर। भूदान आंदोलन में लोगों ने बड़े पैमाने पर, इनके यहाँ वक्फ कहते हैं, हमारे यहाँ संपत्तियों को दान किया था कि जरूरतमंद लोग इसका मैनेजमेंट करेगी। भूदान आंदोलन समिति इसके मैनेजमेंट से नीडी लोगों को हेल्प करेगी, मदद करेगी। एक तरह का इनडायरेक्ट रूप से काफी चीजें सिमिलर थी। लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, या एक डिबेट रख लीजिएगा अगली बार जब मौका मिलेगा, तो क्या भूदान समिति के आंदोलन से किसी को लाभ हुआ? किसी को। अलबत्ता उस जमीनों को लोगों ने बेच नहीं खाया। सेम वही परिस्थितियां जो कुरीतियां वहां हैं यहाँ। फिर आप कहेंगे कि फिर आप कहेंगे कि इंदिरा जी के टाइम में भी आया कि जमीन लेके लोगों में बांट दिया गया, क्या उससे भी लोगों को जमीन मिली? क्या देखिए, वो सरकार का 2 चीज है। वो जमींदारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जो आया वो अलग चीज है सरकार का। अब उस पे जाऊंगे बहुत लंबा, नहीं लंबा क्या मिली क्या जमीन? आज भी भूमिहीन किसान है हमारे पास, आज भी भूमिहीन लोग हैं।
अब देखिए जो सेल्फ से, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो अभी हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि वक्त की लोगों जमीनें, उसी तरह जो भूदान समिति का जो आंदोलन चला था आचार्य विनोबा भावे जी के 1951 में अपील पर, लोगों ने अपनी सरप्लस जमीनें या जो जिसकी यथाशक्ति लोगों ने वक्त एक तरह दान दिया। मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये जो मैं ठीक है, ये जो संशोधन हुए हैं आज़ादी के बाद से जो चीज़ें आई हैं, इसे लेकर क्योंकि कहा जा रहा है 54 में जो हुआ, फिर 95 में, 2013 में असीमित अधिकार प्रदान किए गए, वक्फ की संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया गया है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि हर जगह संपत्तियों को ऐसा किया जा रहा है कि कॉलोनी तैयार हो गई, वहाँ से कमाई किसके खाते में जा रही है, महिलाओं को हक नहीं मिल रहा है, वक्फ ही सबको देता है, तलाक देने के बाद वक्फ ही उनको पालता पोसता है, कितनी महिलाओं को कोई लिस्ट नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हर राज्य में वक्फ बोर्ड अलग अलग है, कहीं 2 है, कहीं 1 है। देखिए राहुल जी, कानून जो बनता है समय समय पर, उस समय की जो मांग होती है, वही बात आलोक वत्सी, अब संशोधन की बात हो रही है, खुद मान रहे हैं धर्मेंद्र जी, खुद ही उस वर्ग से उठने लगती है, और ये समय पे मांग के हिसाब से ही विभिन्न समयों में कानून। लेकिन अब कलवे जवाब साहब कह रहे हैं कि लगातार कोसते रहेंगे तो ठीक नहीं है। हिंदू मंदिर की जमीन नहीं ली जा रही है, देश को बांटा जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, जेपीसी ड्रामा है। देखिए राहुल जी, अभी मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा कि भूदान आंदोलन टाटा फीस था। इनको मैं याद दिला दूं, भूदान आंदोलन के तहत आप अपने से कह रहे हैं, लाखों लोग को जमीन प्रदान किया था विनोबा भावे ने, और गरीब मजदूर जमीन विहीन लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर जमीन मिला, और 1 इंच जमीन को कहीं रोक के नहीं रखा गया, जबकि वक्त की सारी चीजें रोक के रखी गई हैं। इसका जो उद्देश्य था कि गरीब, मुस्लिम, महिलाओं, बेवा, इनके उत्थान में लगाया जाए। तो ये कॉलोनी काट रहे हैं, ये दुकानें बना रहे हैं, उसकी आमदनी ले रहे हैं। 32 वक्फ बोर्ड है पूरे भारत में, और सबके सब अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं भी कोई गरीब मुस्लिम को या किसी बेवा को नहीं, लेकिन आप नहीं कर सकते ना, मुस्लिमों की बात आती तो उसमें आप नहीं कर सकते, कांग्रेस कर सकती, समाजवादी पार्टी कर सकती, आप नहीं कर सकते। बस वोट बैंक की राजनीति है, और इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। सिर्फ वोट बैंक को प्रभावित करके अपने पाले में रखने की कवायद है, जो वो इनके साथ खड़े नजर आते हैं। अगर वोट बैंक का मामला हट जाए, उसी दिन लात मार के इनको छोड़ देंगे वो। नहीं, और अभी जिस तरीके की सरकार ने गठन किया है जेपीसी का, इनको इंतजार करना चाहिए कि उसका अगर आप करेंगे, देखिए आप करेंगे तो उन्हें लगता है, उस वर्ग को भी लगता है, विपक्ष को लगता है कि आप साजिश कर रहे हैं। ये ऐसा दृष्टिकोण बना दिया गया है कि हम उनके खिलाफ हैं। जितनी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या उसमें वंचित रखा हमने? क्या हमने अभी जम्मू कश्मीर में 10-12 कैंडिडेट मुसलमान उतारे, तो वो क्या हमारे वो मुसलमान नहीं थे जो हमारी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं चुनाव? इसलिए ये भ्रांति पैदा करके, डर दिखा के कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है, मुसलमानों का कत्लेआम कर देगी, इसी पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां अभी तक सेकने आए हैं। ठीक है, भ्रम हमने अपने। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से वक्त में संशोधन की बात कही गई, हालांकि पूरा मामला जेपीसी के पास, जिसे लेकर कलवे जवाब साहब बयान देते नजर आए, लेकिन सवाल यही कि कुछ मुसलमानों का कहना है कि वक्त के हिसाब से संशोधन जरूरी है, क्योंकि कई जगह अनियमितता की शिकायत लगातार आ रही है। दो टूक में इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।